क्योटाका अयानो कोजी एक सीधा सा दिखने वाला लड़का जो असल में बिल्कुल भी सीधा नहीं है बल्कि एक जीनियस मैनिपुलेटर है और उसके साथ ही वो एक ट्रेन फाइटर, एक एथलीट और एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। अगर तुमने क्लासरूम ऑफ द एलीट देखा है तो तुमने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि काश मैं भी इसके जैसा होता। मैं भी पहले यही सोचता था, जिसकी वजह से मैंने हर उस तरीके को जाना जिससे मैं अयानो कोजी जैसा बन पाऊँ। और मैंने ये सब पिछले कुछ महीनों में प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया है और इवन अब भी कर रहा हूँ। अब तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, बट जब से मैंने अयानो कोजी रूटीन को फॉलो किया है तब से मुझे हर दिन शॉकिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो सब जानो जो मैंने पिछले कुछ महीनों में अयानो कोजी से सीखा। सो एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रख लो। मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम्हें सिंपल एंड इजी वे में समझा सकूं ताकि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। वीडियो तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है बट लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें मैनिपुलेशन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ और साथ में एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए कि क्या करना है और कैसे करना है। तो अब अयानो कोजी के इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अयानो कोजी आखिर इस लेवल तक पहुंचा कैसे। ऑब्वियसली व्हाइट रूम, बट व्हाइट रूम असल में है क्या? ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सिस्टम था जहां बच्चों को बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रेन किया जाता था बगैर किसी इमोशन और डिस्ट्रैक्शन के। मतलब इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ तुम सिर्फ परफॉर्म करने के लिए एग्जिस्ट करते हो। हर सेकेंड तुम्हारा माइंड एनालाइज होता है और हर रिएक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मेन गोल था एक परफेक्ट ह्यूमन बनाना। हाँ, ये सुनने में डेंजरस है बट साइंटिफिकली इसका एक लॉजिक भी है। जब तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस और इमोशंस दोनों से आइसोलेट हो जाता है तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर चली जाती हैं। मतलब तुम बिना डरे, बिना एक्साइटमेंट के सिर्फ लॉजिकल सोचते हो। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर तुम अयानो कोजी जैसा बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने स्ट्रेस और इमोशंस को कंट्रोल में लाना होगा। और अयानो कोजी ने ऐसा किया, इसीलिए वो एक मशीन की तरह काम दिखाई देता है। अब ये काम न सिर्फ इन्वायरमेंट से नहीं आती, इसके पीछे एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। मतलब अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, फील करना पर रिएक्ट ना करना। जब तुम्हें गुस्सा आए, इंसल्ट हो या कोई प्रोवोक करे तो तुम तुरंत रिएक्शन देने के बजाय अपने बॉडी के अंदर के रिएक्शंस पे फोकस करो। आसान लफ्जों में समझाऊं तो जब तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए या लड़ाई करने के लिए उकसाए तो उस वक्त तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। नाउ पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं उसकी सबसे आइकॉनिक चीज पोकर फेस की। अब पोकर फेस क्या होता है? ये एक ऐसी फेस एक्सप्रेशन होती है जिसमें तुम्हारा चेहरा न्यूट्रल रहता है, जिसमें ना एंगर दिखाई देता है, ना स्माइल, ना ही फेयर। मतलब कोई भी इमोशन दिखाई नहीं देता। इसे करने के लिए तुम्हें जस्ट अपने फेस एंड आईब्रोज के मसल्स को रिलैक्स और न्यूट्रल रखना होता है। लेकिन इसे करते वक्त जब भी मैं इसे करने का ट्राई करता तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। होता ये था कि जब भी मैं पोकर फेस बनाकर किसी को देखता था या किसी से बात करने की कोशिश करता था तो मुझे अचानक से हंसी आ जाती थी। एंड आई नो कि ये तुम्हारे साथ भी जरूर होगा। मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया ये समझो। अब की बार जब भी तुम्हें हंसी आने लगे तो अपने फेस के मसल्स को टाइट कर लो और अपनी टंग को पैलेट के ऊपर प्रेस करो। कोई फनी वीडियो देखो और ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज करो। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा बट धीरे धीरे तुम्हें कंट्रोल मिल जाएगा। जब तुम्हारा चेहरा अनरीडेबल बन जाता है तो लोग तुमसे इंटिमिडेट फील करते हैं और वो ये नहीं जान पाते कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, जो कि अपने आप में ही एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है। अब बात आती है कन्वर्सेशन की। ओके, तो अयानो कोजी जब बोलता है तो लोग चुप हो जाते हैं और उसके हर एक वर्ड को गौर से सुनते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? द रीजन इज वो स्लो बोलता है, हर लाइन के बीच में छोटी छोटी पॉजेस देता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो कभी भी एक्स्ट्रा फालतू की एक्सप्लेनेशन नहीं देता। जो असल बात होती है वही एक दो वर्ड्स में समझा देता है, जो कि एक पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्निक है। जब तुम कम बोलते हो तो सामने वाला तुम्हारे वर्ड्स में मीनिंग्स ढूंढता है। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं लोग उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं बट जब भी बोलते हैं सिर्फ काम की बात करते हैं तो लोग उनकी बातों पर ज्यादा अटेंशन देते हैं। ट्राई करो अपनी डेली बातों में थोड़ा स्लो टोन, लेस एक्सप्रेशन और काम पॉजेज रखो। तुम्हें खुद लगेगा कि लोग तुम्हें नोटिस करने लगे हैं।
नाउ अयानो कोजी का एक और डेंजरस स्किल है मैनिपुलेशन को समझना। मतलब वो किसी भी मैनिपुलेटर को पहचान लेता है और उल्टा उससे ही मैनिपुलेट कर देता है। ये स्किल बिल्ड होती है ऑब्जर्वेशन से। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस लोगों के टोन, माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना होता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या कुछ छुपा रहा होता है तो आमतौर पर उसकी आंखें लेफ्ट या राइट मूव करती हैं या उसका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। तुम्हें बस ये पैटर्न्स नोटिस करने की आदत डालनी है। 7 से 10 दिन में तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ये सिग्नल स्पीक करने लगेगा और उसके बाद तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो अयानो कोजी का एटीट्यूड सिंपल है। वो किसी से अटैच नहीं होता, मतलब वो किसी को भी अपना कंट्रोल नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनलेस है, वो बस अवेयर है कि इमोशंस टेम्पररी होते हैं और डिसीजंस परमानेंट। सो जब तुम किसी से डील करो, चाहे दोस्त हो या रिलेशनशिप, तो पहले अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। कोई भी चीज तुम्हारा फोकस, पीस और प्रोग्रेस डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें ये टफ लगे, बट अगर तुमने इमोशनल स्टेबिलिटी बनानी है तो ये करना तो जरूरी है। अब फिजिकल पार्ट पे चलते हैं। अयानो कोजी की बॉडी लीन और एथलेटिक है। अगर हम अयानो कोजी को एक रियल मैन की तरह देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हाइट रूम में कोई जिम मशीन तो थी नहीं और ना ही इनकी जरूरत है। अगर तुम्हारे पास जिम अवेलेबल है तो बेटर, वरना कैलिस्थेनिक्स बेस्ट है। कैलिस्थेनिक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस कुछ ही चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। डाइट में वो चीजें लो जो हेल्दी हैं और जिनमें प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह एक बैलेंस्ड अमाउंट में है। बेस एक्सरसाइजेस सिर्फ 5 हैं: पुल अप्स, पुश अप्स, डिप्स, प्लांक एंड स्क्वाट्स। आगे इनके वेरिएशंस हैं जिन्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड की हेल्प से और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है। अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो बाद में ये वीडियो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ फास्ट रिफ्लेक्सेस। इसके लिए जो ट्रिक मुझे बेस्ट लगती है, डेली एक बॉल को दीवार पर मार के कैच करो, बट बिना देखे, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन और हैंड के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, जो कि फाइटिंग के टाइम तुम्हें फास्ट मूव्स करने में हेल्प करता है। अब फाइटिंग का पार्ट देखो। सबसे पहले तो ये जान लो कि अयानो कोजी फाइट्स में टाइम वेस्ट नहीं करता। वो ओपोनेंट के वीक पॉइंट्स पे स्ट्राइक करता है। बॉडी के कुछ सेंसिटिव वीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे नेक का साइड, रिब्स के नीचे, नी के साइड या स्टमक का लोअर सेंटर। अगर तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करना पड़े तो ये पॉइंट्स टारगेट करना इफेक्टिव होता है। अब माइंड क्लैरिटी और शार्पनेस की बात आती है। अयानो कोजी का ब्रेन मल्टी लेयर्ड है, यानी कि वो एक टाइम में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सोचता है। तो ये डेवलप होता है एक्टिव ऑब्जर्वेशन और जर्नलिंग से। रोज 10 मिनट्स लिखो कि तुम्हारे दिन में क्या हुआ, किस चीज ने रिएक्ट कराया और क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है और डिसीजन मेकिंग पावर इनसेन लेवल तक बढ़ा देता है। अब तुम्हारा सवाल होगा कि अयानो कोजी तो ऐसा नहीं करता भाई। तो सुनो, स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा करना है, बट धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरथिंकिंग की बात करें तो उसके लिए एक ट्रिक है। जब भी तुम्हारा माइंड ओवरथिंकिंग करे तो एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब ना में है तो उसके बारे में सोचना वेस्ट है। जब ये एक हैबिट बन जाए तो तुम्हारा ब्रेन काम एंड फोकस्ड रहता है। स्टडी और लर्निंग के पार्ट में अयानो कोजी एक जीनियस है, बट अगर तुम उसके जैसा बनना चाहते हो तो एक्टिव रिकॉल का यूज करो। मतलब सिर्फ पढ़ो नहीं, बल्कि याद करने के बाद खुद से टेस्ट लो। एक पैराग्राफ पढ़ो और बिना देखे लिखो कि तुमने क्या पढ़ा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब तुम कंसेप्ट को पहले अच्छे से समझोगे। सिर्फ रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या बताया जा रहा है और कैसे बताया जा रहा है, पहले ये समझो। अब अयानो कोजी के मेन वेपन मैनिपुलेशन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम अयानो कोजी के पूरे लाइफस्टाइल को जानेंगे, इसीलिए हमें डेली लाइफ के कुछ हैबिट्स और मिस्टेक्स को भी कवर करना पड़ेगा। नाउ ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 90% लोग अपना गेम बिगाड़ देते हैं, वो भी बिना रियलाइज किए। मतलब तुम चाहे अयानो कोजी जैसा काम माइंड बना भी लो या स्मार्ट डिसीजंस लेना सीख लो, लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में ये मिस्टेक्स करते रहे तो पिछली बातों का कोई फायदा नहीं होगा। देखो, रियल लाइफ में तुम्हारी वैल्यू सबसे ज्यादा तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन डिसाइड करता है। तुम्हारा पोस्चर कैसा है, तुम्हारा टोन और तुम्हारे रिएक्शंस। और यहाँ पर तुम गलती करते हो। जैसे कन्वर्सेशन को ही ले लो, सबसे कॉमन मिस्टेक होती है बिना वजह की स्माइल करना, हर बात पे हंस देना या बार बार अपना फेस टच करना। ये सब तुम्हें अनश्योर और वीक दिखाता है। कोई भी मैच्योर आदमी ये मिस्टेक्स कभी नहीं करता। आई मीन स्माइल करना अच्छी चीज है और करनी भी चाहिए। अगर तुम हर वक्त इमोशनलेस रहोगे, लोगों से बात करते वक्त मुंह बनाओगे, तो उनका इंटरेस्ट तुमसे खत्म हो जाएगा। डेली रूटीन में स्माइल जरूरी है, बट जब हम विदाउट एनी रीजन हर बात पे स्माइल करते हैं या हंस देते हैं तो लोग हमें पागल और डिसरिस्पेक्टेड समझते हैं। अयानो कोजी जब बात करता है तो वो ज्यादा एक्सप्रेशन यूज नहीं करता। आई मीन वो तो बिल्कुल ही नहीं करता, बट हमें ज्यादा एक्सप्रेशन यूज नहीं करने। अयानो कोजी डायरेक्ट आई कांटेक्ट रखता है
और कामली बोलता है और यही डोमिनेंट एनर्जी होती है। जब भी बात करो अपना टोन स्लो रखो, आंखों में देखो और जब अगला बंदा बात कर रहा हो तो उसकी बात गौर से सुनो। वॉकिंग के टाइम लोग या तो बहुत फास्ट चलते हैं जैसे कोई पीछे पड़ गया हो, या बहुत स्लो जैसे भैया पूरे दिन के थके हुए हैं, और ये दोनों स्टाइल बिल्कुल गलत हैं। आयानुकोजी टाइप वॉकिंग एकदम न्यूट्रल होती है, मतलब स्ट्रेट पोस्चर, शोल्डर रिलैक्स्ड, स्टेप्स नेदर फास्ट नॉर स्लो, और आंखें ग्राउंड पे नहीं सामने। जब तुम ऐसे वॉक करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट एंड कंट्रोल्ड दिखोगे। स्टैंडिंग पोस्चर में मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो या तो वॉल से चिपक जाते हैं या सारा वेट एक ही लेग पे डाल देते हैं, और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ अंदर से लोग कहते हैं। ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट, दोनों फीट इक्वली ग्राउंड पर, चेस्ट ओपन और हाथ पॉकेट में नहीं होने चाहिए। हाथ पॉकेट्स में डालने से तुम नर्वस लगते हो। हाथों को साइड्स में रिलैक्स रखो, या अगर बात कर रहे हो तो मिनिमल हैंड गेस्चर्स यूज करो। सिटिंग पोस्चर में सबसे बड़ी गलती होती है स्लंप होना, मतलब सीट पे चिल करके बैक को कर्व कर लेना, जो कि इंस्टेंटली तुम्हारा वाइब वीक बना देता है। स्ट्रेट बैक, स्लाइटली फॉरवर्ड लीन, मतलब इंगेज दिखना पर ना ही ओवर एक्साइटेड हो ना ही बहुत टायर्ड। गैदरिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक होती है लाउड बिहेव करना। लोग सोचते हैं जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा नोटिस होंगे, पर होता उल्टा है। जितना काम और कंपोज्ड तुम बिहेव करते हो उतना ही लोग तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं। तुमने भी देखा होगा कि जो ग्रुप में सबसे साइलेंट होता है वही सबसे ज्यादा नोटिस होता है, और अगर तुम्हें आयानुकोजी जैसा प्रेजेंस चाहिए तो नॉइस कम करनी होगी और ऑब्जर्व ज्यादा करना होगा। और एक चीज, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हर सेकंड फोन चेक करते हैं, जो कि हमारे फोकस और प्रेजेंस को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, साथ में सामने वाले की नजर में हमारी रिस्पेक्ट भी खत्म कर देता है। जब भी किसी के साथ हो फोन साइड में रखो और फुल अटेंशन के साथ उसे सुनो, क्योंकि ये तुम्हें रेयर और सीरियस पर्सनैलिटी बनाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिस्पेक्ट को चेज करना बंद कर दो। ये मत सोचो कि लोग क्या कह रहे हैं या मैं कैसा दिख रहा हूँ। आयानुकोजी सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करता है, उससे बाकी सब क्या कह रहे हैं इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब भी तुम्हें ऐसा कोई ख्याल आए तो बस एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? अगर हाँ तो उस बारे में सोचना बंद कर दो। ये सिर्फ तुम और तुम्हारे गोल्स के बीच डिस्टेंस क्रिएट करेगा। इन शॉर्ट, ये स्मॉल हैबिट्स ही तुम्हें रीडेबल या अनरीडेबल बनाती हैं। आयानुकोजी जैसा बनना मतलब हर सेकंड कॉन्शियस रहना। तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बात करते हो, सब ये डिसाइड करता है कि लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे या नहीं। जिसको लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते या उससे बात करना भी पसंद नहीं करते तो वो कैसे किसी को मैनिपुलेट करेगा? सोचो जरा। नाउ इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब असल में किसी इंसान के सोचने, फील करने और डिसीजन लेने के तरीके को क्वाइटली स्टेयर करना कि वो तुम्हारी डिजायर्ड डायरेक्शन में चल पड़े विद देयर ओन चॉइस। आयानुकोजी का जो स्टाइल है उसका बेस कुछ क्लियर पिलर्स पे होता है, एंड डोंट वरी, हम लास्ट में इन सब पिलर्स को एक स्टोरी से समझेंगे, जिसमें एक लड़का जिसने क्लास में अभी अभी एडमिशन लिया है वो क्लास का टॉप लीडर बनना चाहता है, एंड लकीली वो ये 7 पिलर्स जानता है और कुछ ही दिनों में वो क्लास का लीडर बन भी जाता है। अगर तुम्हें कुछ समझ ना भी आए तो उस स्टोरी के बाद तुम्हें डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, बट सीधा स्टोरी पर ना चले जाना वरना कोई फायदा नहीं होगा। पहले इन पिलर्स को समझो, जो कि बहुत आसान है। पहला पिलर है ऑब्जर्वेशन, मतलब सबसे पहले वो बिल्कुल साइलेंट वॉच करता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन, ब्रीदिंग और बॉडी के माइक्रो मूवमेंट्स देखकर इंसान का इमोशनल मैप बनाता है। दूसरा पिलर फ्रेमिंग, मतलब किसी भी सिचुएशन को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में रखना जहां तुम किसी को जस्ट एक ऑप्शन देते हो बट वो इस तरह होता है कि सामने वाला उसे मानने पर मजबूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन 2 लाइन्स को देखो, तुम्हें क्या लगता है इन 2 लाइन्स में तुम किसको ज्यादा पॉजिटिव समझोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन को। आयानुकोजी इसी छोटी सी बात को ऐसे फ्रेम करता है कि दूसरा बंदा वही चॉइस नेचुरल समझ लेता है। तीसरा पिलर है रैपिड एंड मिररिंग, मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और टेम्पो को सब्टल कॉपी करना, जिससे अनकॉन्शियस लेवल पे ट्रस्ट बनता है। चौथा पिलर है इंफॉर्मेशन कंट्रोल, मतलब तुमने देखा होगा कि आयानुकोजी हमेशा सब कुछ नहीं बताता, आधी सच्चाई, टाइमिंग और सेलेक्टिव डिस्क्लोजर यूज करता है, जिससे सामने वाला अपनी इमेजिनेशंस में ही उन गैप्स को फिल करने लगता है। और जब इंसान खुद अपनी स्टोरी बनाता है तो वो उस स्टोरी पे ज्यादा बिलीव करता है कंपेयर टू अदर्स। पांचवा पिलर एंकरिंग का मतलब होता है किसी बंदे के इमोशंस को अपनी बात से जोड़ देना, मतलब पहले उस बंदे को थोड़ा खुश या कंफर्टेबल फील करवाओ, जैसे उसकी तारीफ कर दो या कोई छोटी सी हेल्प कर दो। जब वो अच्छा फील करने लगे तब अपनी बात या रिक्वेस्ट बोलो, तो उसके दिमाग में वो पॉजिटिव फीलिंग्स तुम्हारी बात के साथ लिंक हो जाती है और उसके लिए नो बोलना मुश्किल हो जाता है। छठा पिलर है प्रेडिक्शन एंड कैलिब्रेशन, इसका मतलब ये है कि तुम
तुम छोटे छोटे सवाल या हरकत करके देखते हो कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, फिर उन रिएक्शंस को देखकर अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदलते हो। ऐसा करने से तुम्हारे अगले कदम ज्यादा सेफ और सही हो जाते हैं। सातवां और आखिरी पिलर है कॉग्निटिव बायस, मतलब इंसान के दिमाग के छोटे शॉर्टकट्स को समझकर उनका फायदा उठाना। जैसे रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है अगर तुम किसी को कुछ देते हो तो उसके दिमाग में एक फीलिंग आ जाती है कि उसे भी कुछ वापस देना चाहिए। स्कैर्सिटी का मतलब होता है चीजें लिमिटेड दिखाना, जैसे ये चांस सिर्फ आज के लिए है, इससे लोग जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। और सोशल प्रूफ का मतलब होता है लोग वही चीज सही समझते हैं जो सब कर रहे होते हैं। आयानो कोजी इन तीनों चीजों को समझ के कामली यूज करता है, वो भी बिना किसी को फोर्स किए, ताकि लोग खुद ही उसकी डायरेक्शन में सोचने लगे। सो चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसे समझते हैं जहां ये सारे पिलर्स एक ही सिचुएशन में काम करते हैं। तो मान लो एक लड़का, नाम ले लो केन, उसका स्कूल में एक ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है। केन चाहता है कि ग्रुप उसकी बात माने, पर वो सीधा ये नहीं बोल सकता कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ। उसको आयानो कोजी जैसा स्मार्ट तरीके से चलना आता है। सबसे पहले केन देखता है कि सब लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन लाउड बोलता है, कौन चुप रहता है और कौन सिर्फ मार्क्स के पीछे भागता है। उसे पता चलता है कि एक लड़का रियो थोड़ा इनसिक्योर है, मतलब उसे लगता है कि लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, पर वो अटेंशन चाहता है और केन उसकी इसी बात का फायदा उठाता है। एक गैदरिंग में केन स्मार्टली बोलता है, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो सबके आइडिया सुन सके, उन्हें बैलेंस कर पाए और अपने ईगो को बीच में ना लाए। सबको लगता है हाँ ये तो सही कह रहा है। ये होता है फ्रेमिंग, मतलब बात ऐसे बोलना कि लोग नेचुरली तुम्हारी साइड आ जाएं। फिर केन रियो से बात करता है और उसके जैसा बोलने लगता है, थोड़ा उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करता है, जैसे वो हाथ हिलाता है केन भी वैसे ही करता है। इससे रियो को लगता है कि केन उसके जैसा है और वो उस पर ट्रस्ट करने लगता है। फिर केन अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करता, सिर्फ थोड़ा सा बोलता है, जितना मुझे याद है मैंने पहले भी एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। बस अब सबको लगता है कि केन एक्सपीरियंस वाला है। ये होता है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। उसने ये नहीं बताया कि मैंने जो पिछला प्रोजेक्ट किया था उसका रिजल्ट क्या निकला, उसने सिर्फ इतना बोला जिससे उसको फायदा हो और नुकसान ना हो। अब केन थोड़ा रियो को हैप्पी करता है और बोलता है तेरे आइडियाज बेस्ट हैं यार। रियो खुश हो जाता है। तब केन बोलता है यार ऐसा करो कि तुम प्रेजेंटेशन कर लेना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अब रियो को लगता है कि केन उसे इम्पोर्टेंस दे रहा है और वो केन को सब कुछ मैनेज करने देता है। अगले दिन केन छोटी छोटी चीजें बोलता है, रियो ये स्लाइड बना दे यार, रियो ये इमेज तो ऐड कर दे। उसके रिएक्शन से वो समझ जाता है कि रियो मान रहा है या नहीं। अगर रियो थोड़ा रूड हो रहा है तो केन अपना टोन और काम कर लेता है। अगर रियो खुश हो तो केन थोड़ा और कॉन्फिडेंटली बोलता है। एंड में सबको लगता है कि नेचुरली केन लीडर बन गया, पर असली में उसने हर स्टेप को पहले से प्लान किया था। सबको ऑब्जर्व किया, उनके इमोशन समझे, सही टाइम पे सही बात बोली। बस यही होता है आयानो कोजी जैसा मैनिपुलेशन, बिना चिल्लाए, बिना फोर्स किए, इतनी आसानी से सबको अपनी डायरेक्शन में चलाना, क्वाइटली, स्मार्टली एंड लॉजिकली। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, आई नो तुम इसका मिसयूज नहीं करोगे। देखो मैनिपुलेशन लाइज पर बेस नहीं होता। अगर तुम झूठ बोलते हो और उसको मैनिपुलेशन का नाम देते हो तो वो मैनिपुलेशन नहीं बल्कि एक स्कैम है। मैनिपुलेशन वो होता है जिसमें सामने वाले को लगे कि हाँ उसे फायदा मिल रहा है, लेकिन असली बेनिफिट तुम्हें मिल रहा हो। नाउ मैंने तुम्हें मैनिपुलेशन के बारे में जो बताया वो एक फाउंडेशन थी। अब तुम खुद दिमाग लगाओ और इसी फाउंडेशन का यूज करके मैनिपुलेशन के डिफरेंट वेज डिस्कवर करो। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा अच्छा मैनिपुलेटर बनता है। देखो आयानो कोजी जैसा बनना एक दिन का काम नहीं है। रिमेम्बर उससे भी इस लेवल तक पहुंचने में 7 साल लगे थे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है। तुम्हें डिसिप्लिन, पेशेंस एंड अवेयरनेस चाहिए होगा। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हें मिस्टीरियस समझें। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम अपने ऊपर फुल कंट्रोल हासिल कर लो। जब ये हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती और वही पॉइंट होता है जहाँ तुम आयानो कोजी बन जाते हो। देखो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, बट अगर मैं सारी कवर करने बैठता तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। सो जितना इस वीडियो में बताया है उन सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। और अगर तुम चाहते हो कि आयानो कोजी के बारे में और उसकी मैनिपुलेशन के बारे में और भी चीजें तुम्हें बताऊं तो कमेंट करो। अगर ज्यादा कमेंट इस पर आए तो मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा।